नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनावी राजनीति में जीत का सबसे अहम पैमाना जाति को ही माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ठाकुर ब्राह्मणों की केमिस्ट्री में जाति का यह गणित फेल होता दिख रहा है। 14% से भी कम आबादी वाले सामान्य वर्ग को 37% की उम्मीदवारी मिली है। यानी अभी से तय हो गया है कि सरकार चाहे किसी की बने, सत्ता का सबसे बड़ा शेयर सवर्ण जातियों के पास ही होगा। जाति गणना का वादा करने वाली कांग्रेस ने भी 230 में से 60 सीटों पर ठाकुर ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन उसने भी इन्हीं वर्गों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जातीय आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती है। यह जरूर ध्यान में रखती है कि विधायक दल की बैठक में इन सारे मुद्दे पर चर्चा हो। पहली बात तो उन्हें सवाल अपने पार्टी से करना चाहिए। जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उन्होंने किसको कितना प्रतिशत टिकट दिया। देश में आधिकारिक तौर पर जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी का सामूहिक डेटा अलग अलग स्टडीज में सामने आता रहा है, लेकिन इन वर्गों की जातियों के बारे में स्पष्ट आंकड़े सरकारी दस्तावेजों का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में ये सामने आया है कि प्रदेश की 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग के हिस्से में सिर्फ 26% टिकटें आई हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा लोधी और यादवों का है। दोनों पार्टियों की तरफ से सबसे ज्यादा टिकट ठाकुर ब्राह्मणों को ही मिले हैं। एससी एसटी को उतनी ही टिकटें मिली हैं जितनी सीटें रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 50.09% ओबीसी हैं, 21.1% आदिवासी और 15.6% एससी हैं। विधानसभा में 47 सीटें एसटी के लिए और 35 सीटें एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7% मुस्लिम हैं। देखिए, विधायक दल नेता चुनता है और देश में या प्रांत में जो विधायक दल होता है वही तय करता है कि किसको नेता बनाएंगे। अब इसमें जातीय आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती है। यह जरूर ध्यान में रखती है कि विधायक दल की बैठक में इन सारे मुद्दे पर चर्चा हो। सवर्ण वर्ग को कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 85 टिकट दिए हैं, जबकि भाजपा ने इस वर्ग के 79 उम्मीदवारों को मौका दिया है। यानी ब्राह्मण बनियों को टिकट देने में कांग्रेस भाजपा से आगे है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के मसले पर 2 साल पहले हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की, उसमें ओबीसी की आबादी 50.1% बताई गई है। हालांकि जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने सबसे ज्यादा टिकट लोधी, यादव, कुर्मी और कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को दिए हैं। उमा भारती की नाराजगी के बाद भाजपा ने सबसे ज्यादा 11 लोधी उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने लोधी और यादव समाज को बराबर 7-7 सीटें दी हैं। उन्होंने शायद पहली बात तो उन्हें सवाल अपने पार्टी से करना चाहिए। जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उन्होंने किसको कितना वोट, कितना प्रतिशत टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी का अगर वो आकलन करेंगे तो 100 से ऊपर मध्य प्रदेश में टिकट किसको दिया गया है, किस वर्ग विशेष को दिया गया, सब कुछ वहां पे है। ये छुपाने और दिखाने की नहीं है। और जो आज हिमायती बने फिरते हैं और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस मध्य प्रदेश में इस शासन द्वारा दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे जो अपमान हो रहा है, उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही। जाति समीकरण पर अब दोनों ही पार्टियों के नेता अपना अपना राग अलाप रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। भोपाल से टीवी 24 के लिए पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी जुड़े। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में। बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी इस डिबेट का हिस्सा है। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वंदना जी आपसे ही करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस जाति जनगणना का जिक्र बार बार मध्य प्रदेश में भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपने कभी खुले तौर पर जाति जनगणना की बात तो नहीं की, लेकिन हमेशा से जो पिछड़ी जातियां हैं, आदिवासी बाहुल्य जातियां हैं, उन्हें प्राथमिकता देने की बात कही है। अभी जो टिकटों का बंटवारा बीजेपी में हुआ है, क्या आप इसे मानते हैं कि जो जातिगत समीकरण है, बीजेपी ने बहुत सोच समझकर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, बहुत ही बैलेंस है ये? वंदना जी। जी,
जी नमस्कार सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। जो आप कह रहे हो, जो आपका प्रश्न है कि हमने बैलेंस बनाया उनकी नई सूची में, जब आप सूची को ऑब्जर्व करेंगे, जब आप सूची का आकलन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हमने एक बैलेंस बनाया है एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और महिलाओं का, जिसमें हमने महिलाओं को भी वो टिकट दिए हैं, हमने एसटी को भी टिकट दिए हैं, जनरल कैटेगरी को भी दिए हैं, एससी को भी दिए हैं, ओबीसी को भी दिए हैं। हमने किसी वर्ग विशेष पे फोकस नहीं किया। जितना रिजर्वेशन जिसके लिए है उससे ज्यादा ये टिकट उस वर्ग को दिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत आधार पर ना तो लड़ाती है ना तो भिड़ाती है कांग्रेस की तरह। जैसे उनके राहुल गांधी जी आके ओबीसी कार्ड खेल के जाते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। 50वीं सीटें कह रहे हैं जनरल को दी है, और अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी अपनी जो नुक्कड़ सभा करके गए थे उसमें कह के गए थे कि हम ओबीसी के लिए आरक्षण लाएंगे, जाति के आधार पर जनगणना कराएंगे, और अभी इन्होंने 85 टिकट क्यों जनरल कैटेगरी को दिए? तो इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। और भारतीय जनता पार्टी का आप एक विशेष चीज देखेंगे कि हमने एसटी, एसटी, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी उतारा है प्रत्याशी के रूप में, और जितनी महिलाएं उतरी है सब एक से बढ़ के एक दिग्गज नेत्रियां है अपने क्षेत्र की, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा जनाधार और जनप्रिय लोकप्रिय नेता है। तो हमने जाति के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान दिया है कि हमारी जो नारी शक्ति है उसको भी बराबर अधिकार मिले। हाँ, जरूर आगे चल के हम इसकी भी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आप जो देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सूची बहुत ही बैलेंस्ड और सुलझी हुई सूची है। चलिए ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की सूची काफी स्थिर है, बैलेंस है, ये कह रही है वंदना जी। डॉक्टर राम पांडे जी, कांग्रेस पर जातियों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगातार बीजेपी लगाती है। आज पैनल में एक बार फिर से ये बात उभरी है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो बीजेपी की सूची है उससे ज्यादा कांग्रेस की सूची पर ध्यान दिया गया है, सवर्णों की संख्या ज्यादा है? क्या आप इस बात को मानते हैं? कांग्रेस पार्टी का ये सोचना है जी कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, और इसी के लिए जब संविधान बना था तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि आरक्षण के माध्यम से उनको आगे लाना था और उनका रिजर्वेशन किया गया। आज हम देख रहे हैं जितने भी हिंदुस्तान के अंदर विधायक हैं या जितने भी आईएएस हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी के कारण है। हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हम नगर निगम में देख लें या नगरीय निकाय में या ग्रामीण क्षेत्र में देखें, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब कांग्रेस पार्टी के कारण ही संभव हुआ है। और हम जातिगत जनगणना का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि पार्टियां ही सब कुछ कर लेती तो फिर संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम चाहते हैं कि हर चीज संविधान के अंतर्गत आए, और हम ये अधिकार देने का काम करते हैं, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो राइट टू फूड हो। और जब हम अधिकार देते हैं, जब जो चीज संविधान में आ जाती है तो उसका फिर जो पालन होता है वो ज्यादा आसान हो जाता है। हम मध्य प्रदेश की बात करें, हमने आदिवासियों को आरक्षण दिया तो आज 47 आदिवासियों को टिकट देना कंपलसरी है, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, अन्य पार्टियों के लिए भी। हमने अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया तो 35-37 अनुसूचित जाति के लोगों को दिया जाता है, तो 85 लोगों को कांग्रेस ने दिया और 85 को बीजेपी ने दिया, तो 170 जो लोग हैं उनको विधायक बनने का मौका जो कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण दिया था उसके कारण मिला था। इसी तरह से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें भी कई जातियां ऐसी हैं जिनको नहीं मौका मिल पाता है, क्योंकि हर जाति के अंदर एक अवेयरनेस नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि लोधी और यादवों को टिकट ज्यादा मिला है, तो उनमें पॉलिटिक्स के प्रति अवेयरनेस जाता है। यदि आप ठाकुर ब्राह्मणों की बात करते हैं तो 1947 के बाद करीब 10, 15, 20 साल तक 90% राजनीति के क्षेत्र में यही लोग आगे थे। तो हमारा जो काम है वो यही है कि हर इंसान को मौका मिले, हर इंसान को अधिकार मिले, हर एक के साथ न्याय हो। तो हम देश की 140 करोड़ जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं और उसी के अंतर्गत हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। और अभी जो टिकट दिए गए हैं, आप फिर भी देखिए 100 के आसपास जो टिकट है वो पिछड़े वर्ग, SC, ST, OBC के हैं, बाकी हमने अन्य लोगों के लिए टिकट दिए। तो सबका सम्मान होना चाहिए और सबके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी
में बहुत कम है। अभी महिला आरक्षण की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने महिला आरक्षण लागू करने की बात की है, वो लागू कब होगा ये नहीं पता, लेकिन टिकट कांग्रेस पार्टी से कम दिए। आप तो महिला आरक्षण बिल को पास करा चुके हैं, राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, लेकिन टिकट आपने कांग्रेस पार्टी से कम दिए हुए हैं। तो ये तो जनता के साथ और हमारी महिला शक्ति के साथ सरासर धोखा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है। और जहां तक हम आदिवासियों की बात करें तो अभी आपने देखा ही है, आदिवासियों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शर्म आनी चाहिए, उनके मुंह पर ये पेशाब कर रहे हैं। हमने अलग हो जाएगा, मैं आपको अभी रोकना चाहूंगा। जी जी डॉक्टर रामजी पांडे आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अमित जी आवाज आ रही है? जी जी भूपेंद्र जी, भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ठाकुर और ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया इस लिस्ट में, ऐसा दिखता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने इन दो जातियों के 60-60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जीते चाहे कोई भी, लेकिन 230 सदस्यीय जो विधानसभा है उसमें पूरा कंट्रोल तो सवर्णों का होगा? ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों के दावे पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने के, उनके हितैषी बनने के, कहां तक आप सही साबित मानते हैं? इसे आपसे समझना चाहेंगे भूपेंद्र जी। देखिए, राजनीति का जो मर्म है जी, वो जातिगत लोकतंत्र प्रक्रिया में संवैधानिक रूप से जो उन्होंने राइट दिए हैं SC ST को, वो तो रिजर्वेशन दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है कि प्रतिशत जिस आबादी जिस जाति की होती है उस हिसाब से राजनीति के हिसाब से उसकी भागीदारी तय करने का लिए एक नया सुगुफा ये आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि उसका एक कारण है, क्योंकि ये डिवीजन किया जा रहा है धर्म से अब जाति पे डिवीजन। पहले धर्म की राजनीति हुई, अब जाति की राजनीति हो रही है। अब जाति के हिसाब से उनके नेता को तैयार किया जा रहा है कि ये पिछड़ा है, या जाति गणना की बात की जा रही है कि जाति के हिसाब से गणना किया जाए, उनकी हिस्सेदारी तय की जाए। तो देश में जो पिछड़ा जाति है वो सबसे ज्यादा बाहुल है, और उस बाहुल में साथ में उसमें कुछ जातियां हैं जो राजनीति और धन बल से मजबूत भी हैं। लेकिन आप अगर इस पुराना इतिहास भी देखें, अगर देखिए जाति के हिसाब से भाजपा जो है बहुजन समाज पार्टी है वो जातिगत हिसाब से राजनीति करती है, लेकिन उनके जो एडवाइजर हैं, जो भी कुछ लोग हैं, और आप अधिकांश उन सीटों में देखिए टिकट वो अपने हिसाब से बांटते हैं, सवर्णों को खूब टिकट देते हैं। तो आज जो राजनीति अल्पसंख्यक की हो रही है और जो बहुसंख्यक में जो जाति का डिवीजन करने की जो राजनीति हो रही है, क्योंकि अभी जो बीजेपी धर्म आधारित राजनीति कर रही थी, तो कांग्रेस मुस्लिम अल्पसंख्यक की राजनीति कर रही थी। अब क्या उन्होंने कहा कि अब सत्ता से कैसे विमुखीकरण किया जाए, तो सत्ता से डिवीजन के लिए उन्होंने हिंदू धर्म की अब जातियों का डिवीजन शुरू कर दिया। लेकिन देश को अच्छा चलाने के लिए हमारा ये कहना नहीं है कि हर धर्म के लोगों को और उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन देश को चलाने के लिए तो योग्य और सबल लोग ही चाहिए ना। उसमें डिवीजन किस चीज का होना चाहिए? और आज अगर देखा जाए तो जो अगर रिजर्वेशन दिया जाए SC ST का संविधान में रहे, तो वो जो नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे, वो सवर्ण जाति के थे अगर आप इस तरह से। लेकिन अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो उसका इस धर्म से नहीं है, इस जाति से नहीं है, तो उसके हिसाब से उसको ना आगे बढ़ाया जाए, ये भी एक दुष्परिणाम है। और इससे जातिगत सामाजिक और जातिगत संघर्ष बढ़ेगा, ये राष्ट्र के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि इस सगुफे के लेके अच्छे लोगों को, हर जाति के लोगों को आना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखें अगर, तो बड़े बड़े नेताओं ने अंतर्जातीय विवाह किए हैं, लेकिन जब वो राजनीति करते हैं तो उस हिसाब से अपनी ही जाति के हिसाब से वो राजनीति करते हैं। तो ये जो राजनीति का जो मर्म है वो इस पे आधारित है कि हम जिस जाति के हैं, हमारे उसके बहुआत लोग हैं, हम उस हिसाब से उसकी राजनीति करेंगे, और उसके लिए सारी चीजें छोड़ देते हैं। जब चाहे वो उन्होंने विवाह किया हो, चाहे आज जगह में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो वो उसका डिवीजन करने के लिए राजनीति पार्टियां करने लगती हैं। तो ये कभी भी ये मानना नहीं है कि मीडिया के तौर पे अगर देखा जाए तो हर एक की हिस्सेदारी हो जाए। आज जैसे हम मीडिया के हैं तो हम मीडिया में बहुत से हमारे साथी लोग बात करते हैं कि विभिन्न जातियों के लोग कम हैं, विभिन्न समुदायों के लोग कम हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कम होने से वो आए नहीं है, आ रहे हैं, अभी आने लगे हैं। लेकिन ये तो अपनी दक्षता योग्यता को सिद्ध करने पड़ेगा, उनका झुकाव भी उस तरह होना चाहिए। अब राजनीति में झुकाव है नहीं, आप जबरदस्ती उसको राजनीति में लाना चाह रहे हैं, तो ये कहाँ से उसकी सफलता और उसके नीति निर्धारण में कहाँ से सार्थक होगा? लेकिन राजनेताओं को इस तरह से देखना पड़ेगा कि हमेशा की राजनीति को ये डिवीजन नहीं करें, इससे अच्छा ये संदेश नहीं जाता। लेकिन हाँ,
उनकी सहभागिता की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। और उस तय करने से, सहभागिता से तय करने से सिर्फ ये नहीं है कि उनको एक रिजर्वेशन दीर्घकालिक दे दिया या उस तरह से कर दिया, लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, और उसके लिए एक सबल और सशक्त और योग्य उम्मीदवार को लाना चाहिए। ये उसकी होना चाहिए, बल्कि डिवीजन और सामाजिक रूप से अस्थिरता नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर रामजी पांडे, क्या आप डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि सबको मौका मिलना चाहिए। आप बताइए, जब देश आजाद हुआ था, यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को यदि मौका नहीं मिलता तो आज शायद ही कोई उस वर्ग से विधायक सांसद होता, उस वर्ग से शायद ही कोई आईएएस होता, शायद ही बहुत कम संख्या में सरकारी नौकरियों में हो पाते। कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका दिया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। आज देश में हजारों विधायक और सांसद, मंत्री आज उस वर्ग से हैं, तो इसलिए सबको मौका देना जरूरी है। और कांग्रेस जो बोलती है वो करने का प्रयास भी करती है। जैसे अभी हमारी 4 प्रदेशों में सरकार है, 4 प्रदेशों में से 3 जो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी वर्ग के हैं, भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी, सिद्धार्थ रमैया जी। भारतीय जनता पार्टी की करीब 11 प्रदेशों में सरकार है, उसमें से एक भी ओबीसी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी है, वो भी 17 तारीख को। बीजेपी वाले कभी भी नहीं चाहते हैं कि न्याय मिले, बीजेपी वाले कभी भी नहीं चाहते हैं कि ओबीसी एससी को न्याय मिले, इसलिए ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं जेब में है। ठीक है, और इनके 11 में से एक भी मुख्यमंत्री ओबीसी में से नहीं है। ये आदिवासी वर्ग के साथ अन्याय करते हैं। अभी अर्जुन मुंडा जी आए थे, उनको एक कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं करने दिया जाता है, उनको कुछ बोलने करने की परमिशन नहीं है, हमारी राष्ट्रपति तक को कुछ बोलने करने की परमिशन नहीं है। वंदना जी का रुख कर लेंगे। वंदना जी, आप कांग्रेस की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन लगातार कांग्रेस यही कह रही है कि हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए, तो फिर इसमें गलत क्या है? वंदना जी। जो आदेश है हमारी पार्टी में जी, आज ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी मुख्यमंत्री है, हमारे जो राष्ट्रपति है वो एक आदिवासी महिला है। हमारी पार्टी थी जिसने ओबीसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया, पहली ओबीसी मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से ही आती है। पेशा कानून लाकर जन जमीन का अधिकार दिलाया हमारे आदिवासी भाई बहनों को। हमारी पार्टी है जिसने इतने सारे जो योजनाएं लाई है जो हर जाति को मिलती है। आप लोगों ने क्या किया था? बैठा भारिया सहारिया की अनुदान राशि रद्द कर दी थी। आप लोगों ने क्या किया? हमारी जो योजनाएं चलती है बेटियों के लिए, कांग्रेस पार्टी की देन है, सारे सांसद कांग्रेस पार्टी की देन है, ये कांग्रेस पार्टी, संविधान कांग्रेस। आज यदि हमारे आरक्षण नहीं दिया जाता कोई विधायक और सांसद होता। आपने महिला आरक्षण का विरोध किया, महिला आरक्षण आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले लागू हो जाता। आपने नगरीय निकाय में महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया। आप तो सब जगह विरोध करते हैं, सामंतवादी हैं। ऐसा कि केवल अदानी आप सपोर्ट करें या सिंधिया टाइप के लोगों का गरीबों को मौका को न्याय मिलना चाहिए। केवल अदानी या उद्योगपति, अमीरपति, इन सबको मौका मिलेगा, हर अंतिम छोर के व्यक्ति को मिलना चाहिए, मध्यम वर्ग को मौका मिलना चाहिए। केवल अदानी को मौका मिलेगा, केवल उद्योगपतियों को मौका मिलेगा, केवल बड़े बड़े लोगों को मौका मिलेगा, ये नहीं चल। सबका अधिकार है, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको सम्मान होना चाहिए, सबको मौका जी दो परिवार मुखिया इसके सर्वे करवाओ और इसका जो मेन रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली के राहुल गांधी जी चलाते हैं। हमारी पार्टी में संगठन के रूप में हम कार्य करते हैं और संगठन के रूप में हमारी पार्टी चलती है और हर जाति को जवाब दे राम जी, बराबर अधिकार देते हैं। क्या संगठन के रूप में कांग्रेस काम नहीं कर रही? राम जी जवाब दें। जी, संगठन के रूप में मुझे सुबह से अभी तक खाना खाने का टाइम नहीं मिला। इतनी रैलियां, इतने कार्यक्रम, डिबेट भी मैं आपके साथ गाड़ी में कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से जाता हूँ, 11 बजे लौट के आता हूँ जनसंपर्क में, शाम को डिबेट करता हूँ, डिबेट के आगे पीछे फिर जनसंपर्क में जाता हूँ। अभी आज मैंने 4 तो कार्यालय के उद्घाटन में साथ में गया हूँ कांग्रेस पार्टी के। अब कुछ लोग अंधे हो गए तो उनको दवाई डालना चाहिए आंखों में, आईटोन डाले। आप अपनी पार्टी के आंतरिक कलह को शांत कर लीजिए, जो आपके यहाँ सिर फुटा हुआ बचा हुआ है, जो कपड़ा फाड़ के राजनीति मची हुई है, जो दिग्विजय सिंह चलिए ठीक है, विषय पर वापस लौट कर आएंगे और रुक कर लेंगे डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का।
भूपेंद्र जी, अब चूंकि चुनाव का समय है, हर वर्ग को साधना भी जरूरी है। ऐसे में अब सभी प्रत्याशियों का ऐलान जो अभी तक सीटों पर किया गया है, उसके आधार पर किस तरह से आप मध्य प्रदेश की सियासत को देख पा रहे हैं? आप लोगों की मानसिक स्थिति को दर्शा रहा है कि चुनाव भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? भूपेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? भूपेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? भूपेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? जी भूपेंद्र जी, बोलिए आप बोलिए। जी जी जी, जिस तरह से अब चुनाव का समय है, अब जिस तरह से सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है, लगभग हर वर्ग को साधने की बात कही जाती है और ये दोनों ही पार्टियों के लिए जरूरी भी होता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सियासत को किस तरफ आप जाते हुए देखते हैं? क्या अभी भी आज के मौजूदा दौर में भी जो जाति सवाल है, जातियों के आधार पर हक देने का सवाल है, ये बरकरार है? निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के लिए चाहे सत्ता की प्राप्ति का एक स्रोत है और ये उसको सकारात्मक रूप से वो कहते हैं कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और नेता तैयार होते हैं जिससे माहौल बनता है और वो मत के रूप में कन्वर्ट होता है। क्योंकि अगर किसी समुदाय और जाति विशेष का नेता अगर नहीं तैयार होगा तो वो आगे जाके काम नहीं कर पाएगा और उससे डिवीजन नहीं हो पाता है। तो ये बहुत जरूरी है राजनीतिक पार्टियों के लिए और उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं और निरंतर करेंगे। और ये डिबेट आज ही नहीं चलेगी, ये इस विधानसभा में नहीं, अभी देखिए इसके बाद लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें भी चलेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं उनकी हिस्सेदारी चाहे मुख्यमंत्री पद में हो चाहे प्रधानमंत्री के में हो, तो जिस राज्य में और जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जिस जाति का वोट होता है, अधिकांश राजनीति राष्ट्रीय पार्टियां उसी के जाति के कैंडिडेट को देती भी हैं वोट और साथ में दूसरी राजनीति पार्टियां भी देती है। जैसे डिवीजन होता है और जो छोटी जाति है, जो कम जातियों के मत होते हैं वो उसमें सहायक होते हैं जिताने के लिए। अब आप अगर आज के विधानसभा के जैसे अभी 4 कैंडिडेटों के इन्होंने अभी कांग्रेस ने बदले हैं और दूसरे भी देखा जाए तो भारतीय राजनीति शुरू की राजनीति अगर आप देखें 3 दशक के बाद, उसके बाद ओबीसी का पर्दापण काफी अच्छी स्थिति में हुआ है और पिछड़ा वर्ग ने सत्ता में काफी भागीदारी की है और उनके राजनीतिक दल भी अपने हिसाब से बने, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या है कि कुछ ही जातियां हैं जो कि अग्नि में आ गई है राजनीति में और जो पिछड़े में हुए तो जी जी कि जो राजनीति पार्टियां जो राजनीति कर रही हैं वो उनको टिकट दें उन पार्टियों को, क्योंकि अगर जब तक वो उस पार्टी के लोगों को टिकट नहीं देंगे तो उनकी समानता और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कैसे होगी? प्रश्न यहाँ है। और उसके लिए गोल गोल जवाब दे देते हैं। अगर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और समरसता की सबको समान में लाना चाहते तो उस पार्टी के भले उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस विधानसभा उस लोकसभा में कम जाति के लोग हैं, लेकिन अगर वो नेता सर्वमान्य है और अच्छा है तो उसको देना चाहिए और जीतना चाहिए। लेकिन जब वो मापदंड आ जाता है, सर्वे का मापदंड आता है, उस जाति के वोटों के मापदंड आ जाता है तो ये लोग उस समय पीछे हट जाते हैं। तो इस चीजों को उनको रखना पड़ेगा। लेकिन आगे ये प्रक्रिया चलेगी जाति की और अभी तो कांग्रेस ने कहा है कि हम जातिगत गणना भी कराएंगे और उस हिसाब से काम करेंगे, तो ये तो चलेगा ही और इसको निरंतर रूप से ये राजनीति की सत्ता प्राप्त करने की कुंजी भी है और इससे उनको सहभागिता में अपने अपने दायरे को बढ़ाने के लिए मिलता है। चलिए, तो विश्लेषक इसे सत्ता प्राप्ति की कुंजी बता रहे हैं, लेकिन दोनों ही दल यही कह रहे हैं कि सभी वर्गों को मौका मिलना चाहिए। हालांकि सभी वर्गों को मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता प्राप्ति की कुंजी ये जातिवाद ना हो, यही उम्मीद की जानी चाहिए। बहरहाल इस चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।